दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो संकुलन क्षमता को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी आपका क्रिस्टल हो तो उसमें क्या होता है, कोई एक एकक कोशिका आपकी इस तरह से मिलती है। तो यहाँ पर ये जो एकक कोशिका होता है ये सबसे छोटा वाला भाग होता है क्रिस्टल जालक का। तो आप पूरे क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन क्षमता निकालिए या फिर एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता निकालिए, दोनों आपका जो है कि एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि घनत्व तो आप थोड़े से पदार्थ का घनत्व लीजिए या बहुत सारे पदार्थ का उसी पदार्थ का घनत्व लीजिए, वो समान होता है। वैसे ही संकुलन क्षमता भी आपका समान होगा। आप चाहे पूरे क्रिस्टल जालक के लिए निकालिए या फिर जो है कि किसी एक एकक कोशिका के लिए। तो इसमें अगर हम क्रिस्टल जालक लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एकक कोशिकाएँ मिल सकती हैं जिनसे कि हमें संकुलन क्षमता निकालने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम जो है कि उसका सबसे छोटा इकाई लेते हैं, वो भी क्या, एक एकक कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से एकक कोशिका को लेकर के आज हम यहाँ पर संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक घनी एकक कोशिका ले लिया गया। तो घनी एकक कोशिका अगर लिया गया है तो इसमें कण उपस्थित होते हैं। अब चूंकि आप 3 प्रकार की घनी कोशिकाओं को पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि FCC आता है, BCC आता है और एक सिंपल वाला आता है, सरल एकक कोशिका। ठीक है, तो ये सिंपल वाला होता है, FCC होता है, BCC होता है। ये 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में आप पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पर जो है कि अब उन्हीं में हमें संकुलन क्षमता निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक संरचना लीजिए, उसमें कुछ कण उपस्थित होते हैं। जैसे FCC में कणों की संख्या 4 होती है, BCC में कणों की संख्या 2 होती है, सिंपल वाले में कणों की संख्या 1 प्रति एकक कोशिका। प्रति एकक कोशिका ये आप पढ़ चुके हैं कि प्रति एकक कोशिका इन सब में जो होता है कणों की संख्या इतनी होती है। तो यही बताया गया संकुलन क्षमता के बारे में कि प्रति एकक कोशिका में यहाँ पर जितने कण हैं, ठीक है, और उसका आयतन कुल कितना है एकक कोशिका का। तो ये कहा जा सकता है कि एकक कोशिका के कुल आयतन का जितना भाग जो है कि कण घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो यहाँ पर जैसे मान सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर एक एकक कोशिका घनी दिया गया है। तो जो घनी एकक कोशिका दिया गया, अगर इसका आयतन V1 मान लिया जाए और इसमें जो गोले आपके मिलते हैं अर्थात परमाणु के कण जो मिलते हैं, अगर उनकी संख्या को आप मान लेते हैं कि 2 है। अगर BCC लेते हैं तो उसमें आप क्या मानेंगे, 2 है। अगर मान लीजिए कि वो 2 है तो वो 2 होगा तो उसका आयतन भी कुछ होगा। मान लेते कि आयतन V2 है। तो यहाँ पर V2/V1 अगर आप निकालते हैं और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो ये निकल जाता है आपका संकुलन क्षमता। ठीक है, ये जो है कि प्रतिशतता में निकलता है संकुलन क्षमता। तो इस तरह से आप संकुलन क्षमता के बराबर कितना लिख सकते हैं, संकुलन क्षमता बराबर आप लिख सकते हैं एकक कोशिका में उपस्थित कण का आयतन, और इसमें आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए एकक कोशिका के कुल आयतन का। एकक कोशिका के कुल आयतन का आप भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका संकुलन क्षमता। तो ये आपका जो है कि एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से आप संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो इसको आप नोट कीजिएगा, जो आपका ये फार्मूला होता है इसे आप नोट कीजिएगा। फिर आगे जो है कि इसी की सहायता से हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार के एकक कोशिका में। तो पहला जो एक होता है आपका सरल घनी जालक या सरल घनी एकक कोशिका। ठीक है, तो पहले में लेते हैं सरल घनी एकक कोशिका
एकक कोशिका में संकुलन क्षमता। तो यहाँ पर अगर आप सरल घन एकक कोशिका में संकुलन क्षमता निकालते हैं तो पहले एक आप क्या कीजिए कि एकक कोशिका बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका एकक कोशिका बनकर तैयार हो गया। तो ये जो सरल घन एकक कोशिकाएं होती हैं इनमें होते क्या है कि जो आपके कण होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, केवल घन के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। और वो भी कितना भाग, 1/8 भाग। याद रखिए जो लेक्चर नंबर 3 में बताया गया था कि यहाँ पर जो होता है 1/8 भाग उपस्थित होता है किसी एक परमाणु या किसी एक गोले का। तो यहाँ पर ये जो है आपका इस तरह से दिखाया गया कि 1/8 भाग प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होता है। ये आपका एक सरल घन एकक कोशिका माना गया। अब मान लेते हैं कि माना जो कण है या गोला जो है, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है, और घन के कोर की लंबाई ये आप मान लेते हैं a। चूंकि ये घन है तो सभी लंबाइयाँ क्या होंगी, समान। ये भी a होगा, ये ऊपर वाली भी लंबाई a होगी, और ठीक है ये चौड़ाई भी क्या होगी, a होगी। तो यहाँ पर जो घन के कोर की लंबाई आपने माना है वो क्या मान लिया, a। अब घन के कोर की लंबाई a हो गया और गोले की त्रिज्या r हो गई। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर a और r में संबंध क्या हो सकता है। तो a और r में संबंध ये देखिए क्या बनेगा कि यहाँ पर आपको ये पता है कि ये जो गोले होते हैं एक दूसरे को टच किए रहते हैं। तो मान लेते हैं इस गोले को तो छोटा सा ये दिखाया गया, लेकिन ये वास्तव में होता किस तरह से, इस तरह से ये गोला बना होता है, ठीक है, ये गोला इस तरह से बना होता है। तो अब ये देख सकते हैं कि कोई भी एक आप जो है कि अगर यहाँ पर कोर या कोई एक लंबाई लेते हैं तो इस पर ये जो गोला है अपने केंद्र से, ठीक है, इससे दोनों तरफ से टच करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये त्रिज्या r गोले की और ये भी त्रिज्या r। तो इस प्रकार से जो a की लंबाई होगी, फिगर से a की जो लंबाई होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर। इसको आप मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चूंकि गोले की त्रिज्या r है, घन के कोर की लंबाई a है, तो फिगर से क्या दिखाई देता है, r प्लस r, ये कितना हो जाएगा आपका मिलकर 2r। अब ये 2r मिलकर हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब ये निकालना है कि एकक कोशिका में जो गोलों की संख्या है ये कितनी होगी। एकक कोशिका में गोले की संख्या, तो गोले की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, कुल 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर 1/8 भाग उपस्थित होता है। तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो कुल आपके गोलों की संख्या है वो कितनी है एकक कोशिका में, 1 है। तो गोलों की संख्या भी पता चल गई और त्रिज्या भी पता चल गया, तो कुल आयतन भी निकाला जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं आयतन की। तो अब यहाँ पर पहले हम जो है कि इस घन का आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, V1 मान लेते हैं इसे। तो ये लंबाई का क्यूब होता है या भुजा की लंबाई का क्यूब, यानी कि a का क्यूब होगा। तो a का क्यूब, a और r के बीच संबंध क्या है, a बराबर 2r। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2r का क्यूब आएगा कितना, 8r क्यूब। ये आया V1 का मान। अब V1 का मान पता चल गया। अब जो है कि निकालते हैं एक गोले का आयतन, ठीक है। तो अब एक गोले का आयतन यहाँ पर निकाला जा सकता है किस प्रकार से, यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक गोले का आयतन ये कितना होगा, एक गोला जो होता है उसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो अब एकक कोशिका में गोले का आयतन कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, क्योंकि पूरे एकक कोशिका में कितने गोले मिलकर होते हैं, केवल एक गोले होते हैं। तो अब ये देखिए कि ये जो आयतन है ये V2 आपका जो आया ये कितना आ गया, 4/3 पाई r क्यूब। अब संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी से भी इसको दिखा सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज से। तो ये पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज क्या हो जाएगा, V2/V1 × 100।
तो अब V2 का मान कितना है 4/3 पाई r क्यूब। डिवाइड कर दीजिए किससे आप, यहाँ पर जो V1 है 8r क्यूब, तो 8r क्यूब। अब ये देखिए r क्यूब से कैंसिल, अब बचा कितना आपका, यहाँ पर बचा हुआ है ये 4/3 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 100। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व किया जाएगा पूरा, तो इसे सॉल्व करने पर जो मान आता है वो आता है आपका 52.4%। तो यहाँ पर आपको लिखा कर दिखा देते हैं 52.4%। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी ये 52.4% होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपका दिखाया गया है सरल घनी एकक कोष्टिका, इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसका परसेंटेज होता है 52.4%। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे FCC या CCP या HCP संरचना में संकुलन क्षमता। चूँकि जो ये होते हैं आपके फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता के बराबर ही सब होते हैं, इसलिए सभी का एक समान माना जाता है। ठीक है, तो आप फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता निकालिए या FCC में निकालिए या CCP में निकालिए या HCP में निकालिए, सब में जो संकुलन क्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। तो चलिए आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका FCC, CCP या HCP संकुलन क्षमता वाला होता है संरचना, अगर वो देखा जाए तो आप फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका एकक कोष्टिका दिखाया गया है। क्योंकि जो फलक केंद्रित जालक होते हैं उनमें फलक पर के केंद्र पर क्या होता है कि एक गोले का आधा भाग होता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर गोले का आधा भाग कट कर आएगा तो उसका जो होगा पूरा जो है कि व्यास आपको दिखाई देगा उसके सरफेस पर, यानी पृष्ठ पर जो होगा एकक कोष्टिका के आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये आपका जो है कि यहाँ पर दिखा दिया गया, बाकी अन्य जो होंगे इस तरह से उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, एक पर आपको इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पर एक जो पृष्ठ होगा या जो एक सरफेस होगा एकक कोष्टिका का, उस पर ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर अन्य जो होंगे अपने स्थानों पर इस तरह से बिंदु से दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं जो गोले या जो कण होते हैं उसकी त्रिज्या r है, तो ये वाली दूरी जो होगी कितनी होगी r। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी केंद्र बीच में होगा, तो ये r प्लस ये वाला r, मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, और बाकी ये दूरी r। तो अब मान लेते हैं कि जो घन है इसके कोर की जो लंबाई है ये a है, और यहाँ पर जो विकर्ण है अगर इसकी चौड़ाई आप मान लेते हैं b है, तो अब ये देखिए कि b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4r, r प्लस r प्लस r प्लस r, ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r। अब a और b के बीच संबंध आपको पता होना चाहिए, तभी जो है कि आप यहाँ पर a और r के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अब तो यहाँ से आप 1 बराबर r तो प्राप्त कर नहीं सकते। कारण ये होता है कि आपको ये पता है कि यहाँ पर जब आप फलक केंद्रित एकक कोष्टिका लेते हैं तो जो कोने वाले गोले होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते। अर्थात यहाँ से ये जो गोला आपका इस पर मिलता है और जो गोला इस पर मिलता है एक दूसरे को ये टच नहीं करता है। अगर एक दूसरे को टच नहीं करता है तो मतलब a बराबर 2r नहीं हो सकता। तो अब ये जो a और r के बीच संबंध निकलेगा वो किससे मिलेगा आपको b इक्वल टू 4r से। अब चूंकि यहाँ पर इसे नाम a b c दे दिया जाए तो त्रिभुज, इसे समीकरण 1 मानिएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा ए सी के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर क्या है ए, अब चूंकि ये घन है तो बी सी भी उतना ही होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए सी क्या है, ए सी आपने माना है स्मॉल बी, तो ये बी स्क्वायर के बराबर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, या फिर b इक्वल टू √2a।
अब b का मान रखने पर समीकरण 1 से b का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 से रखने पर आप क्या पाते हैं कि ये जो आपका b है वहाँ पर 4r इक्वल टू हो सकता है √2a, या फिर a इक्वल टू क्या आप लिखेंगे √2, 4 से कैंसिल होगा तो बचेगा 2√2r। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप जो है कि इस घन की एकक कोष्ठिका को निकाल सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो कण उपस्थित हैं उनमें कितने आयतन होंगे, ठीक है, उसे आप निकाल सकते हैं। तो जो घन है, ठीक है, उस एकक कोष्ठिका का आयतन आप कैसे निकालेंगे? घन का आयतन, या इसे एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। घन का आयतन जो होगा V1 इक्वल टू a³ होता ही है, तो a³ हो गया यहाँ से। तो अब ये देखिए कि V1 इक्वल टू होगा क्या, अगर r से संबंधित मान इसमें रखा जाए तो ये एक ही जगह 2√2r का क्यूब हो जाएगा। 2√2r का क्यूब होगा तो हल करेंगे तो कितना आएगा 16√2r³। अरे 2 का क्यूब 8 होगा और फिर √2 का क्यूब 2√2, 8 और 2 16 हो जाएगा, √2 आपका बचेगा। तो इस तरह से ये आपका मान यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, V1 का। तो ये V1 का मान आपको प्राप्त हो गया। तो अगर आप V1 का मान आपको प्राप्त हो जाता है तो अब V2 का मान निकालते हैं। तो V2 का मान पहले कैसे निकाला जा सकता है? V2 क्या है कि एकक कोष्ठिका में जितने कण उपस्थित होते हैं उनका आयतन। तो पहले ये निकालते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में कितने कण हैं। चूँकि FCC में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, कणों की संख्या, तो जो कणों की संख्या होती है कितनी होती है? 4। याद रखिए, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है आपको कि जो आपके होते हैं FCC संरचना वाले, उसमें कितने होती है एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। तो इस प्रकार से FCC में एकक कोष्ठिका की कणों की संख्या कितनी होगी? 4। अब जो है कि कणों का कुल आयतन यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कण का आयतन अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का कुल आयतन ये होगा आपका V2 बराबर कितने कण हैं? 4। एक कण का आयतन 4/3 πr³। तो इस तरह से V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा अपान 3। इंटू में कितना आएगा? πr³। तो V2 इक्वल टू 16/3 × πr³ आपका मान आ गया। तो संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज जो होगा क्या हो जाएगा? V2/V1 × 100। तो V2/V1 सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। V2 का मान 16/3 × πr³ और टोटल आप डिवाइड करते हैं किससे? यहाँ पर टोटल डिवाइड करेंगे आपके इससे V1 से। तो V1 का मान कितना है? 16√2r³। तो ये आपका कैंसिल आउट और साथ में इंटू 100 है। तो आगे देखते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी क्या मिलती है। तो पैकिंग इफिशियंसी जो होगी, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/3 × π × 100 और डिवाइड कर दीजिए किससे आप? 16√2 से। तो ये 16 तो 16 से कैंसिल आउट हुआ। ये जो आपका होगा √2, ये आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज जो होगा कितना हो जाएगा? पाई × 100 यानी कि 3.14 × 100 डिवाइडेड बाई 3√2।
अब जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है 74% आता है। तो यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज होता है ये कितना होता है 74%। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो FCC, CCP या HCP संरचना होती है इसमें संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले आपने एकक कोष्ठिका माना, उसके बाद जो है कि चूँकि फलक केंद्रित ये होते हैं तो फलक पर जो है कि आधे गोले होते हैं, बाकी अन्य केंद्रों कोनों पर क्या होंगे गोले उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर हमने माना कि जो आपका एकक कोष्ठिका घन एकक कोष्ठिका लिया गया उसका विकर्ण B है। और इस फिगर से जो है कि यहाँ पर फिगर से क्या पता चलता है कि जो B और R के बीच संबंध है वो क्या है B = 4R, जबकि विकर्ण B आपका माना गया है B = 4R। अब त्रिभुज में से हम ले लेते हैं ABC त्रिभुज और उससे निकाल लेते हैं B और A के मध्य संबंध। तो ये देखिए AB² + BC² = AC²। चूँकि AB और BC समान है तो इस तरफ से B² = 2A² आएगा या B = √2A। अब B का मान समीकरण 1 से अगर रख देते हैं तो आ जाता है 4R = √2A या फिर A = 2√2R। ठीक है। अब घन का आयतन निकालेंगे तो A³ होता है घन का आयतन। तो ये देख सकते हैं कि घन का आयतन V1 = A³ या A का मान रख देते हैं तो V1 बराबर ये आ जाएगा 16√2R³। अब यहाँ पर जो है कि ये निकालेंगे कि ये जो घन एकक कोष्ठिका दिया गया है फलक केंद्रित घनी जालक के लिए इसमें कुल कितने कण उपस्थित होते हैं। तो ये आपको पहले से ही पता है कि FCC में जो प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी 4 होती है। ये 4 हो गई, ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो है कि एकक कोष्ठिका में जो उपस्थित कण होते हैं उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ और चूँकि 4 गोले हैं तो यहाँ पर 4 से आप गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद 16/3 πr³ निकल जाएगा। अब जो है पैकिंग एफिशिएंसी V2/V1 × 100 से निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आया कितना है ये 74%। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो फलक केंद्रित घनीय जालक होते हैं इनमें संकुलन क्षमता कितना होता है। अब इसके बाद लास्ट तीसरे की बात करते हैं BCC घनीय जालक में संकुलन क्षमता के बारे में, मतलब कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाया गया है और उसमें हम संकुलन क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो संकुलन क्षमता आप निकाल सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा कि A और R के मध्य संबंध निकालना होगा। तो अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपने घन माना इसके कोर की लंबाई A है। तो इस तरह से लंबाई अगर घन के कोर की A मान ली जाती है और यहाँ पर जो एक गोला होता है उसकी त्रिज्या स्मॉल r मान ली जाती है। तो ये मानने के पश्चात आपको करना क्या है, A और R के बीच संबंध निकालना है। अब चूंकि यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो BCC वाले होते हैं एकक कोष्ठिका इसमें भी ये आपके जो कोने वाले गोले होते हैं दूसरे कोने के गोले को टच नहीं करते। अर्थात अगर मान लीजिए कि एक गोला इस तरह से अगर जो है कि बना हुआ है तो दूसरा गोला इसे टच न करके बस वैसे ही इससे कुछ दूरी पर उपस्थित होता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप A और R के मध्य संबंध जो है कि सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर अन्य संबंधों को पहले निकालना होगा। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ABCD की, ठीक है, या ABC की बात करते हैं। यहाँ पर A को C से पहले मिला लेते हैं चित्र में। तो ये जो त्रिभुज ABC बना हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि घन का जो निचला वाला होता है भाग, ठीक है, या जो निचला वाला पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले पृष्ठ जो होते हैं वो क्या बनते हैं, एक आपके वर्ग बनते हैं। तो वर्ग बनेगा तो ये वाली लंबाई A होगी और ये वाली लंबाई भी क्या होगी, A होगी। अगर ये दोनों लंबाइयाँ A हो गई, अब मान लेते हैं इसको क्या है, ये B है। तो अगर ये B है तो A और B के बीच संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर संबंध आप इस तरह से निकाल सकते हैं, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब देखिए ये हुआ A² प्लस A² इक्वल टू B²। A² प्लस A²
इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या है, विकर्ण है, एक वर्ग का ये विकर्ण, नीचे वाले पृष्ठ पर एक वर्ग का विकर्ण बनेगा और ये दो आपके क्या है, किनारे हैं। तो इस तरफ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ये तीसरा वाला जो है कि दूसरा वाला त्रिभुज जो दिखाई देता है ACD, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ठीक है, बाहर वाला कोना अगले के अंदर वाले कोने के साथ जाकर मिलता है। यहाँ जो बाहर वाला कोना है ये अंदर वाले कोने के साथ जाकर मिलता है और यहाँ पर ये विकर्ण, ठीक है, अगर एक कोर की लंबाई से मिलता है, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के त्रिभुज बनाते हैं ACD। पुनः त्रिभुज ACD में आप देखते क्या हैं कि जो AD है ये विकर्ण है, तो AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के। तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर AD क्या है आपका, इसे आप मान लेते हैं स्मॉल सी मान लेते हैं, तो स्मॉल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल सी का स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है आपका B स्क्वायर प्लस CD क्या है, ये चूँकि घन की लंबाई है तो क्या होगी, A होगी, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर। तो C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, चूँकि B और A के मध्य संबंध आपको पता है, तो C स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपको ये पता चल गया। अब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, 3A स्क्वायर, C स्क्वायर बराबर, तो C बराबर अंडर रूट 3A। चूँकि C अब देखिए किसके बराबर है, C यहाँ पर इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए C किसके बराबर है, चूँकि ये वाला गोला बीच वाले गोले को टच करते हैं, मतलब कोने के जितने भी गोले होते हैं केंद्र के गोले को क्या करते हैं, टच करते रहते हैं। तो जो केंद्र का व्यास होता है वो कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि यहाँ पर जो होता है गोले की त्रिज्या r अगर मान ली जाती है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r। अब यहाँ पर r और यहाँ पर भी क्या होगा, r, तो C बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4r। तो यहाँ पर जो है C का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4r। तो C का मान अगर 4r होता है तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3A इक्वल टू 4r, या फिर A इक्वल टू 4 अपान अंडर रूट 3 इंटू r। ये समीकरण नंबर 3। अब आप घन का आयतन निकाल सकते हैं। पुनः घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन ये कितना होगा, V1 बराबर A क्यूब के बराबर। तो जो V1 का मान आएगा ये कितना आएगा, A का मान रख लेते हैं 4/√3 इंटू r का क्यूब, ठीक। तो ये आपका जो है कि मान आ जाएगा V1 का। अब इसे हल करेंगे तो आएगा कितना, ये आपका आ जाता है यहाँ पर 64/3 √3 गुणे r क्यूब। ये आया V1 का मान, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक। और ये बटे में 3 √3 गुणे r क्यूब, ये हुआ V1 का मान। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब पुनः आगे इसको हल करते हैं, तो इसको याद रखिएगा समीकरण को। अब पुनः ये देखिए कि समीकरण 4 के बाद क्या होता है। समीकरण 4 के बाद यहाँ पर अब निकालेंगे क्या आप, इस एकक कोष्ठिका में कितने गोले हैं उन गोलों का आयतन। तो पहले कुल कितने गोले होते हैं, चूँकि BCC में प्रति एकक कोष्ठिका गोले का आयतन कितना होगा, गोले की संख्या ये कितनी होती है, एक केंद्र में, ठीक है, और 8 कोने पे कुल मिलाकर 1 होते हैं कण, या 1 गोले होते हैं, क्योंकि एक कोने पर 1/8 भाग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 गुणे 1/8, ठीक है।
टोटल यहाँ पर इसको प्लस कर लीजिए, 1 + 8 × 1/8 आएगा कितना कुल आपका 2। तो गोलों की संख्या 2, चूँकि एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर कुल कितने गोले हैं 2 गोले। अतः प्रति एकक कोष्ठिका गोले का आयतन, तो ये आयतन जो है आप मान सकते हैं V2 किसके बराबर, 2 गोले हैं, एक गोले का आयतन 4/3 πr³। तो ये हो गया आपका इतना 4/3 πr³। तो अब जो है कि इसको आप हल करते हैं, तो इसे हल करने पर देखते हैं मान कितना आता है। तो ये V2 = जो है हो जाएगा 8/3 πr³। अब जो है यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज जो होता है V2/V1 × 100 ये होता है। तो V2 का मान कितना है यहाँ पर 8/3 πr³, डिवाइड कर दीजिए V1 के मान से। तो V1 कितना था यहाँ पर याद रखिए 64/3 √3 × r³, और किससे गुणा होगा 100 से। तो 100 से गुणा होगा, ये देखिए कि r³ से कैंसिल, ये 8 जो है कि 8 से कैंसिल, तो यहाँ पर 8 बचेगा, ये 3 से कैंसिल। तो बचता क्या है लास्ट में आपका बचता क्या है √3 जो कि ऊपर चला जाता है गुणे π/8 गुणे 100, जिसे आप हल करते हैं। तो हल करने के बाद आपको मिलता है पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ये पैकिंग एफिशिएंसी आपको कितना मिलता है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता क्या होता है आपको मिलता है 68%। तो याद रखिए कि जो आपके होते हैं ये BCC वाले, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आपको कितना मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिलेगा 68%। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि सबसे अधिक जो संकुलन क्षमता वाले एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं वो FCC, CCP या HCP वाले होती हैं। उसके बाद संकुलन क्षमता किसका होता है, ठीक है, BCC वाले का। और लास्ट में जो संकुलन क्षमता होता है वो किसका होता है, सरल वाले का। जो सरल एकक कोष्ठिका होती हैं सबसे कम संकुलन क्षमता वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हुआ इन संकुलन क्षमताओं के बारे में, ठीक है। और इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो।